नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर। आपका आज की क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग 11th क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो प्रीरिक्विजिट्स और सब टॉपिक्स जो इसमें होंगे, इसमें आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक मॉडल्स, हाइड्रोजन एटम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एटम का, वो पता होना चाहिए। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में जितनी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। लर्निंग आउटकम्स एंड गोल की बात करें तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो होंगे वो एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्कस कर पाएंगे। एटॉमिक मॉडल जो होगा एक्सप्लेन हो पाएगा, और बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एटम का, वो भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जैसे कि हाउ डू यू इंट्रोड्यूस एन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड व्हाट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स, व्हाट मेड द फर्स्ट एटम। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग में आने चाहिए, और अगर हो सके तो आप उसको जरूर सोचिएगा कि क्या वास्तव में ये चीज़ आपको पता है। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैटर की, कि जो मैटर की हिस्ट्री है वो क्या बोलती है। तो जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे वो बिलीव करते थे कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, जिनको पंचभूत कहा गया है। और ये पंचभूत ही जो है, ये असल में पदार्थ यानी कि मैटर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले फायर, अग्नि, अर्थ यानी भूमि, स्काई यानी आसमान या आकाश, अंतरिक्ष भी, एयर यानी वायु, और वाटर का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका जल। तो ये पंचभूत होते थे, और इन्हीं पंचभूतों से मैटर का निर्माण होता है। ये हम जो इंडियन फिलोसोफर थे बिलीव करते थे। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर कई बार बात की गई है। तो कुछ हमारे पास ऐतिहासिक बिंदु हैं, जैसे डेमोक्रिटस 460 बीसी में was the first to theorize that matter was made up of small pieces. डेमोक्रिटस वो पहला व्यक्ति था जिसने कि 460 बीसी में, यानी आज से लगभग लगभग आप कह लीजिए कि 2500 साल पहले, ये कहा था कि जो मैटर होता है वो बहुत ही स्मॉल पीसेस से बना होता है। और ल्यूसिपस जो था वो फर्स्ट यूज द टर्म एटम। ल्यूसिपस वो फर्स्ट व्यक्ति था जिसने कि एटम का यूज किया था, जिसका मतलब था इंडिविजुअल इन ग्रीक। जिसका मतलब क्या था, इंडिविजुअल इन ग्रीक। ठीक है। मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। आप सभी लोग जानते हैं कि मैटर जो है वो, उसमें टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ये टाइनी पार्टिकल कंसिस्ट करता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरीके से था, कि जो एटम की संरचना है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं क्या है। ठीक है। अच्छा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज बीन प्रपोज सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर। यानी शुरुआती जो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, उन्होंने एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी थी। ठीक है, उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा था कि एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये पॉइंट याद रखिएगा कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं। किसके ब्लॉक्स होते हैं भाई, फंडामेंटल, ये मैटर के फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं। और ये इंडिविजुअल है, इनको तोड़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल है, इसको डिवाइड आप नहीं कर सकते हो, ये इन्होंने कहा था। ठीक है। और जो वर्ड एटम है, असल में ये ग्रीक वर्ड एटोमियो, इससे निकला है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। जिसको काटा ना जा सके, जिसको काटा ना जा सके, और जिसको जिसको नॉन डिविजिबल, जिसको डिवाइड यानी कि किसका भाग ना हो सके, इसको आपको तोड़ ना सके, इसको हम अनडिविजिबल कहते हैं। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के जो अर्ली इंडियन ग्रीक फिलोसोफर थे उनके अकॉर्डिंग थी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है, जिसको कि हम लोग जनरली मानते भी हैं, ठीक है, और जिसको हर जगह माना भी जाता है, और वो थ्योरी है आपके डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन वो व्यक्ति थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, और उनकी थ्योरी जो थी वो असल में लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है। तो इनकी थ्योरी लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड थी। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स थे थ्योरी के, जैसे कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। प्रत्येक एलिमेंट जो है वो छोटे से स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। और एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। यानी कि अगर मान लो कि Na एक एलिमेंट है, और आपका
के एक एलिमेंट है, तो भाई दोनों ही एटम से बनेंगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका एटम जो होगा वो इसके एटम से क्या करेगा, डिफर करेगा, दोनों के एटम जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर लाइक, मतलब हर एक जैसे एलिमेंट के जो एटम होंगे वो लाइक होंगे, बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, लेकिन दूसरे के जो होंगे वो डिफर होंगे। तो यानी एक सोडियम का दूसरे सोडियम का एटम जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन एक सोडियम का दूसरा पोटेशियम के साथ जो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा वो बिल्कुल अलग सा होगा। ठीक है, अच्छा, atoms of each element is an ultimate practice ultimate particle and it has characteristics mass but is structureless। इसमें मास होता है, इसमें मास तो होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर लेस होता है। लेकिन ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर लेस होता है, इसका आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप दिखा नहीं सकते हैं, कैसा है दिखने में, क्या होगा, किस प्रकार से होगा, ये आप दर्शा नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इसको आप खत्म या समाप्त या तोड़ या इसको कुछ नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको फोड़ा नहीं जा सकता है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इनको क्रिएट किया जा सकता है, ना तो इनको क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती, नो क्रिएशन एंड नो डिस्ट्रॉय। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो एटम जो है, मान लो कि Na का एटम है और Cl का एटम है, ये दोनों क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और क्या बनाएंगे, एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाएंगे NaCl, इसको हम क्या बोलते हैं, नमक कहते हैं। तो जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स करते हैं, और पार्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं कि atomic theory of matter was first proposed on a firm scientist basis by John Dalton, a British school teacher in 1808 में। एटॉमिक थ्योरी जो है मैटर की, वो पहली बार जॉन डाल्टन के द्वारा बनाई गई थी। डाल्टन थ्योरी was able to explain the law of conservation of mass। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझ पाए, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को समझ पाए, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम इजीली क्या कर पाए, समझ पाए। तो ये तीन चीज है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है, इन तीन चीजों के माध्यम से इसमें क्या हो सके, हमें जानकारी मिल सके। लेकिन ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को बताने में फेल हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, इट वॉज नोन दैट सब्सटेंसेस लाइक ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। जैसे ये बता नहीं पाए थे कि जो ग्लास होता है, अगर आप इसे रब करते हैं, किससे, सिल्क से, या आप इसे फर से रब करते हैं, तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। तो ऐसा जनरली वो क्यों होता है, इस तरीके के सवालों को बता नहीं पाए थे। ठीक है, इस तरह के सवालों को बता नहीं पाए थे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब और कैसे और किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897, जे थॉमसन। ठीक है, ठीक है, तो हम तो बचपन में ईंट पर नाच याद करते थे, कई लोगों को शायद ये पता भी होगा कि ईंट पर नाच, ऐसा हम करते थे। ठीक है, और ई है ये। ठीक है, तो जैसे ई एन मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, थॉमसन ने कर दिया, तो ऐसे हम करते थे। ठीक है, ईंट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, थॉमसन ने करी। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, थॉमसन ने करी। प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने करी। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, चैडविक ने करी। इस तरीके से हम उसको याद करते थे कि ईंट पर नाच। ठीक है, तो अगर आप लोग को ऐसे याद करना तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इन्होंने कैसा करा, इन्होंने एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन सा है, ये भी एग्जाम में पूछा था। इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसको बोला गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर एक हमने वैक्यूम ट्यूब ले रखी है, और इसमें कि कैथोड रेज का जनरेशन हो रहा है, और ये कैथोड रे है जो बाद में इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रही है। तो ये क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू एन इनर्ट गैस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, यानी कि जब हम क्या करेंगे कि इन दो इलेक्ट्रोड के यहाँ पर सफिशिएंटली
क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को हम देंगे, ठीक, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू एन इनर्ट गैस अक्रॉस इलेक्ट्रोड, current start flowing through a stream of particles moving in the cathode ray discharge tube from negative electrode to positive electrode। जो करंट जो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट हो जाएगा भाई, वो स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के रूप में। किस रूप में हो जाएगा, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के रूप में वो हो जाएगा। और कैसे दिखेगा, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दिखना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। नेगेटिव से एनोड की तरफ वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कैथोड रेज आपकी दिख रही है, ठीक है। कैथोड रे की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए। कैथोड रे की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमें पता होनी चाहिए। कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो होती है वो हमेशा सॉरी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैथोड रेज प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रे जो होती है वो मैकेनिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, बिकॉज दे रोटेट और लाइट पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर आप किसी कैथोड के सामने एक पैडल व्हील को क्या कर देंगे, रख देंगे, तो वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये दर्शाता है कि कैथोड रे जो है उसके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। कैथोड रे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट व्हेन दे हिट अ हेवी मेटल। तो भाई इसमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है। जैसे ये मेटल को क्या करती है, हीट करती है, तो हीट करने से हीट का क्या होता है, जनरेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैथोड रे जो है वो हीट करने पे हीट हो रही है। और कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इफेक्ट इन ऑन फ्लोरोसेंट मटेरियल। किसी भी फ्लोरोसेंट मटेरियल में वो फ्लोरोसेंट इफेक्ट को वो दर्शाती है, ठीक है। छठी बात, कैथोड से डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रे जो होती है वो पॉजिटिव की तरफ भागती हैं। पॉजिटिव की तरफ हमेशा कौन सी भागती है, नेगेटिव ही भागती हैं, ठीक है। कैथोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फॉलो करती है, ये इंपॉर्टेंट है। इट फॉलोज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। डायरेक्शन के मामले में अगर हम देखेंगे तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को क्या करती है, फॉलो करती है। इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रेज जो होती हैं क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। कैथोड रेज कैन आयनाइज गैसेस। कैथोड रेज गैसों को आयनाइज कर सकती है। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्सरेज। कैथोड रेज एक्सरे को प्रोड्यूस कर सकती है। और कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल। कैथोड रे गैस और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। देखिएगा आपसे एक बार देखिए, आप पढ़िए, एक बार आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। चार्ज टू मास ई बटे एम जिसको हम कहते हैं, चार्ज टू मास रेशियो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हम इसका रेशियो को डिटरमाइन करते हैं, तो the ratio was first measured by J.J. Thomson in 1897 और he won Nobel Prize for this study of electron। तो भाई सिंपल सी बात है कि E बटे M को दर्शाने वाले पहले व्यक्ति J.J. थॉमसन थे, और इसके लिए उन्हें क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। प्रोसीजर कैसा है देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ नॉन पोटेंशियल सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन। तो ये कहते हैं कि किसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा था कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसको एक्सेलरेट कर दिया था किसी नॉन पोटेंशियल के माध्यम से, कि शो द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन, जिससे कि हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको हम जान पाए। A pair of Helmholtz coil produce a uniform and measurable magnetic field at right angles to the electron beam। हमने क्या देखा कि जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल थी उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा जिसको मेजर कर सकते थे एट राइट एंगल्स टू द इलेक्ट्रॉन बीम।
दिस मैग्नेटिक इफेक्ट डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन बीम इन ए सर्कुलर पाथ। इससे क्या पता चला, इस मैग्नेटिक फील्ड से पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सर्कुलर पाथ में क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। by measuring the accelerating potential by measuring the accelerating potential the current to the Helmholtz coil the current to the Helmholtz coil and the radius of the circular path of the electron beam, अगर हम देख लें तो E by m is calculated। तो अगर हम एक्सेलरेटेड पोटेंशियल किसी भी करंट का हेल्महोल्ट्ज कॉइल में और रेडियस जो है अगर हम सर्कुलर पाथ का किसी भी इलेक्ट्रॉन बीम में अगर मेजर कर ले तो हम r by m e by m का कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 1897 British physicist J.J. Thomson measured the ratio of electrical charge to the mass electron by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron। ऐसा ही जे थॉमसन ने किया था जब उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा था और कैथोड रे ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड जो था उसका देखा था और उसके बाद इन्होंने चेक किया था E by m के रेशियो को। सॉरी, Thomson argued that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon। थॉमसन ने ये आर्ग्यू दिया था कि कितना डेविएशन होगा पार्टिकल्स का उसके पाथ से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातें हैं? पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, कि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम ज्यादा क्या है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा चार्ज का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी और उतना ही ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। उतना ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। जितना, इसको चाहे लिख लीजिए आप कहीं पर, अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा चार्ज हमें देखने को मिलेगा उतना ज्यादा ही हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली बात चार्ज के लिए। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है मास के, उसमें लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफरेंस। जितना हल्का उतना डिफ्लेक्शन, जितना हल्का उतना डिफ्लेक्शन, ठीक है। जितना हल्का उतना डिफ्लेक्शन, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, the strength of the electrical and magnetic field, the deflection of electron from its original path increases with increase in the voltage across the electrode। याद रखिएगा कि सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन उसके ओरिजिनल पाथ पे इंक्रीज करेगा अगर आप इलेक्ट्रोड के वोल्टेज को जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे और या आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्या होगा, फील्ड होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है? By carrying out accurate measurement on the amount of deflection
ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और फील्ड स्ट्रेंथ में, तो थॉमसन ने E बाई एम की वैल्यू डिटरमाइन की थी डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन को देख के, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। उसके बाद जो इन्होंने E बाई एम की वैल्यू निकाली थी वो थी 1.75820 इंटू 10⁻11 C kg पर, ठीक है, where me is the mass of electron in kg and E is the magnitude of the charge on the electron in coulomb. Since electrons are negatively charged, the charge on electron is negative. ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। In 1909, Robert Millikan and Harvey Fletcher conducted the oil drop experiment to determine the charge of an electron. तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जनरली आप क्या फाइंड करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या रहता है, कैसे रहता है, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जिसका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। They suspended tiny charged droplets of oil between two metal electrodes by balancing downward gravitation force with upward drag and electric forces. तो उन्होंने क्या करा कि दो मेटल इलेक्ट्रोड लिए और दो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में एक ऑयल का जो ड्रॉपलेट है, चार्ज ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल को रख दिया, ठीक है, डाउनवर्ड उसमें। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल वाज नोन, डेंसिटी जो थी ऑयल की वो जो मालूम थी। सो मिलिकन एंड फ्लेचर को डिटरमाइन द ड्रॉपलेट्स मासेस फ्रॉम देयर ऑब्जर्व्ड, तो उसका मास जान सकते थे क्योंकि उनको डेंसिटी मालूम थी। Using the known electric field and the values of gravity and mass, Millikan and Fletcher determined the charge on oil droplet in the mechanical equilibrium. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में उन्होंने मिलिकन और फ्लेचर ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी और उसके मास को निकालने के बाद उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट में कितना चार्ज है वो निकाल लिया, ठीक है। तो उन्होंने जो वैल्यू निकाली थी वो थी 1.5924 into 10⁻19 कूलम, which within 1% of the currently accepted value is minus 1.602176487 into 10⁻19 कूलम। ये वैल्यू जो है आज भी मान्य है, ये वैल्यू जो है आज भी क्या है, मान्य है। इसको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको निकाला गया था, ठीक है। At the time of Millikan and Fletcher oil drop experiment, the existence of subatomic particle was not universally accepted. इनके समय पर जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट था वो यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। जॉर्ज फिट्जगेराल्ड एंड वॉल्टर कॉफमैन फाउंड सिमिलर रिजल्ट। जॉर्ज फिट्जगेराल्ड जो थे और वॉल्टर कॉफमैन, तो उन्होंने सेम ही रिजल्ट देखे जो उन्होंने मिलिकन वाले देखे, ठीक है। और इन 1923 मिलिकन वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द पार्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के कारण जो थे मिलिकन को क्या मिला था, 1923 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जितने बच्चों ने इसको देखा है, आप लोग पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप आएंगे तो रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ इसमें फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आइए, देखिए, पढ़िए और जितना हो सके आप अपने मित्रों को बताइए हमारे बारे में। और मेरा आप सभी लोगों से एक अनुरोध ये भी था कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हमारे साथ घंटे भर पढ़िए, आप आधे घंटे भी हमारे साथ पढ़ते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। आज के इतना काफ़ी है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।